गद्दार की बात बिना इतिहास को पढ़े पूरे भारत के लोगों को आप गद्दार कह रहे हैं, तो इससे बड़ी नीचता क्या हो सकती है? ये तो भाजपा के बहुत सारे लोग बाग हैं जिनकी लड़कियां मुसलमान लोग हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ते हैं। उसके बाद में इन्होंने जातियां लड़ाई, फिर इन्होंने ऊंच नीच करके लड़ाया। भाई अगर आपके बाबा को या आपके पड़बाबा को गाड़ी देकर कहा जाएगा तो आपके जीवन को धिक्कार है। बेरोजगारी का भी मुद्दा हो सके, या मुद्दा किसान की एमएसपी का भी हो सके, या महंगाई का भी हो सके, या भ्रष्टाचारी का भी हो सके, या जन दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं शामली शामला के पूर्व प्रधान ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। धन्यवाद। इतना बड़ा हंगामा चल रहा है पूरे देश के अंदर। सपा के एक सांसद, राज्यसभा सांसद ने एक बयान दिया, राणा सांगा जी के ऊपर विवादित बयान दिया है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक मूर्ख आदमी के द्वारा दिया गया बयान, उस आदमी के द्वारा दिया गया जिसने इतिहास को पढ़ा ही नहीं, जिसने कभी इतिहास को जाना ही नहीं। भारत क्या दुनिया के इतिहास में राणा सांगा से बढ़ के कोई ऐसा महापुरुष और महावीर पैदा नहीं हुआ। भारत में महाराणा प्रताप को शूरवीर माना गया, लेकिन दुनिया के इतिहास में राणा सांगा को शूरवीर माना गया। राणा सांगा के बारे में जिसमें उसने ये कहा, रामजी लाल ने, राज्यसभा के मेंबर ने, कि राणा सांगा गद्दार की औलाद, उसने किसे कहा? पूरे भारत के लोगों को कहा उस पागल ने। ये देखिए कि राणा सांगा के साथ कौन कौन लड़ रहे थे उन दिनों, उसकी साथ कंधे से कंधा मिला के। हसन खां मेवाती, राजपूत राजा, जाट राजा, भरतपुर के राजा साथ में थे। उसके साथ गुज्जर, भील, मीणे, इस किस्म के सब लोग बाग राणा सांगा के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। और किसके साथ लड़ रहे थे? उस बाबर के साथ जिसका जिक्र करें कि बाबर को चिट्ठी देकर उसने बुलाया। बाबर को उससे पहले अफगानिस्तान में रहते हुए 2 बार इसने राणा सांगा ने हरा दिया था, और 3 बार हराया है इब्राहिम लोदी को। जिस आदमी को भारत में रहते हुए धौलपुर के मैदान में हराया गया, खतौली के मैदान में हराया गया, इस जगह पे जहां 2-3 जगह इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया राणा सांगा ने, तो फिर राणा सांगा को क्या जरूरत पड़ी थी कि उसे हराने के लिए बाबर को बुलाता? और क्या बाबर राणा सांगा के सामने इब्राहिम लोदी पूरे भारत का राजा था क्या? इब्राहिम लोदी छोटे से एरिया का राजा था। उन दिनों पूरा भारत रियासतों में बटा हुआ था। आगरा और दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी था, और इधर जितना भी राजस्थान का, गुजरात का, बिहार का, इधर का जितना भी एरिया था वो सारे का सारा अन्य राजाओं के हाथ में था। तो जिस आदमी को 2-3 बार हरा दिया हो युद्ध में, बयाना के मैदान में कैसे कौन हरा था? बयाना के मैदान में, जो आगरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक बयाना नाम के गांव में युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, इसे बाबर को हराया था। अच्छा, बाबर को हराया था बयाना के मैदान में। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, अब तक हमने पढ़ा कि राणा सांगा कैसा शूरवीर, जिस आदमी के एक आंख तो खैर चलो घर के युद्ध में ये खराब हो गई थी, उसके बाद में खंडवा के मैदान में, खानवा के मैदान में उसकी एक बांह कटी और एक टांग कटी। खंडवा के मैदान की जीत का भी भाई साहब एक कारण था। जब मुगल भारत में पहली बार आए, पहली बार आने के बाद में वो तोप लेकर आए थे, उनके पास बारूद थी, और यहाँ की जो सेनाएं थी वो युद्ध के मैदान में बारूद का सामना करने की अभ्यस्त नहीं थी। राणा सांगा की सेना, राजपूत सेना भी उन्हीं में से एक थी, जो तलवार के बल पे तो लड़ रही थी, लेकिन तोप का सामना नहीं कर पाई। जब वो तोप का सामना नहीं कर पाई तो ऐसे में एक तीर लगा राणा सांगा के, और एक बांह कटी। इसमें वो युद्ध क्षेत्र से चला गया, और उसमें जीत होगी इब्राहिम लोदी की। लेकिन उसके बाद में फिर तो राणा सांगा ने बयाना के मैदान में उसे हराया। चलिए, 28 में 1928 में। बड़ा योद्धा होना अलग चीज है, शूरवीर होना अलग चीज है। अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब की बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की, उस पर एपिसोड भी बने हैं, आपने देखे होंगे दूरदर्शन पे, मैंने पढ़ी। उसके 33वें एपिसोड में एक जिक्र है राणा सांगा के मुंह से ही, उसमें कहा गया है कि मैंने उसको दावत दी थी कि हिंदुस्तान में आओ और इब्राहिम लोदी को हराने का काम। ये बात केवल बाबरनामा में है। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर के जो वफादार चाटुकार लेखक थे उन्होंने लिखी। वो तो ऑटोबायोग्राफी है, खुद उसने लिखी है। वो डायरी की तरह से है, डेली लिखता था। जवाहरलाल नेहरू को हिस्ट्रिकल नहीं थे, हिस्टोरियन नहीं थे। हिस्टोरियन और बहुत सारे लोग भाग रहे।
राजस्थान में अनेकों हिस्टोरियन रहे, वहां की आप हिस्ट्री पढ़ें, वहां की आप राजस्थान का इतिहास पढ़ें, कर्नाटक को पढ़ें आप। ये दुनिया भर के राइटर आए हैं जिनकी किसी भी किताब में ऐसा जिक्र नहीं है, और उसे जरूरत क्या पड़ रही थी उसे बुलाने की? अगर राणा सांगा से बड़ा इब्राहिम लोदी होता और बाबर को अपने से बड़ा मानता तो बुलाता। इसमें बुलाने का कारण तो केवल इब्राहिम लोदी के एक चाचा थे जिनका नाम आलम खान लोदी था। दौलत खान लोधी? नहीं, आलम खान लोधी उनके चाचा थे, जो और उनका एक भतीजा था जिसका नाम दौलत खान लोधी था। दौलत खान लोधी पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे। पंजाब के गवर्नर उसके चाचा आलम खान लोधी के कहने से उसने बाबर को आमंत्रित किया था, और यह कह के किया था कि वहां के 21 जो उनके, ये मान लो कि 21 मंत्री वहां के रईस जो थे इब्राहिम लोदी के, वो इब्राहिम लोदी से नाराज है, और उसकी वहां आके उसे सबक सिखा के आप दिल्ली पे अपना अधिकार करें और हम आपकी मदद करेंगे। अफगानिस्तान से चलने के बाद में वो बंदा आता है पंजाब के रास्ते, कश्मीर के रास्ते पंजाब में जितने बार हिंद के हैं, और पंजाब का राजा ही उन दिनों वहां का जो गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर एज ए राजा, वो दौलत खान लोधी हुआ करते थे। दौलत खान लोधी उसे लेकर आए थे। क्या जरूरत पड़ी थी उसे? भाई महाराणा सांगा का तो कहीं जिक्र भी नहीं है उसमें। चलो अगर राणा सांगा ने कहीं ऐसा कह दिया भी होगा जुबान नजबानी रिटर्न में, तो कहीं नहीं है। हाँ, इन रिटर्न नहीं है। अगर इन रिटर्न कोई बात है, कोई कह दी किसी ने, तो उसे कैसे पुष्टि करोगे उसकी कि अच्छा, कैसा होगा? एक बात बताएं प्रधान जी, आज से 600 साल पहले क्या हुआ था, किसने किया था? जितने भी हर समाज के महापुरुष होते हैं वो सब समाज के लिए होते हैं, उनसे सबको प्रेरणा मिलती है। आज 600 साल बाद उनके नाम पर देश के अंदर हंगामे हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उससे देश किस तरफ जा रहा है? नहीं, देश तो इस तरफ जा रहा है कि पिछली बार एक महापुरुष को ले गए, एक राजा को ले गए, 2 जातियों में अपमान नहीं किया था उस राजा का, किसी ने उसे गाली नहीं दी। केवल लड़ाई ये थी कि वो कहता मेरा, वो कहता मेरा। इस मेरे के चक्कर में भाजपा को बहुत नुकसान यूपी में उठाना पड़ा। वे सीट जो भाजपा की जीतती हुई सीट थी, जीतना चाहिए था, वे सीट दे बैठे। ये लोग अखिलेश की तरफ चले। इस बार अखिलेश का एक मंत्री जो राज्यसभा का मेंबर रहा हो और वो आदमी ऐसी बेढंगी बात कह रहा हो, कौन स्वीकार करेगा इसे? इस प्रकार की बात बिना इतिहास को पढ़े पूरे भारत के लोगों को आप गद्दार कह रहे हैं, तो इससे बड़ी नीचता क्या हो सकती है? और देखिए इस देश का दुर्भाग्य खान साहब, ये देश का दुर्भाग्य ये है कि जब जब लोग नहीं बोल रहे ना बोलने में हजारों युद्ध हुए, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए। अगर आज से 5000 साल पहले हस्तिनापुर के मैदान में, हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर हरण होते हुए भीषम कैसे लोग बाग बोल रहे, तो मेरा ख्याल कि 18 अक्षौणी सेना ना मरती। उस दिन जिस दिन पार्लियामेंट में खड़े हो गए 21 तारीख को, और रामजी लाल नाम का एक राज्यसभा का मेंबर ये बात कह रहा था, अगर उसकी जीभ को वहीं पकड़ लेते ना जो एमपी और बैठे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जिस आदमी के साथ में अनेक जातियों के लोग बाग लड़े हो, जो भारत का गौरव रहा हो, भारत का स्वाभिमान रहा हो, इस तरह से उसके घर पर चढ़ाई कर देना, हंगामा क्यों ना करते चढ़ाई करते? सही है, बिल्कुल सही है। अपमान करेंगे यार, ये भी कोई बात हुई है कि अपमान कर दिया? कानून है, उसमें अरे मुकदमा भी हो तो सकता सही, है। कानून क्या था? कानून में तो उसी दिन होना चाहिए था उसके खिलाफ FIR। करवाई किसी ने? एक भी एमपी बोल रहा, एक भी मंत्री बोल रहा, कोई किसी पार्टी का मंत्री है तो कौन बोल रहा? बाद में बोल रहे, उस टाइम पे तो एक भी नहीं बोल रहा। बाद में जब और लोग बोलने लगे तब बोल रहे हम गद्दार हैं क्या? ये पूरा भारत गद्दारों का है। उसने सारे राजपूत को गद्दार बता दिया। तो बताया उसने, तो हम कैसे सहन करेंगे उस चीज को? अच्छा, एक बात और, बार बार लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जितने भी अकबर के साथ थे, अकबर ने कभी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं लड़ा, उसके साथ जितने भी संबंधी थे, रिश्तेदार थे, वो सब के सब राजपूत थे। राजपूतों ने अपनी बेटियां क्यों दे दी उनको? यार मुगलों की भी तो लड़कियां रही। महाराणा प्रताप के लड़के के, अमर सिंह के अकबर की लड़की थी खानून क्या नाम उसका, उस लड़की का, वो उसके घर में थी। राजपूतों के घर में मुगलों की कम से कम 200 लड़कियों के नाम तो मैं गिनवा दूंगा। किसका नहीं था? चलो राजा महाराजा आपस में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए अगर ऐसा कर रहे होंगे, ये तो आज भी हो रहा। इस चीज का बड़ा परिहास, बहुत उपहास उड़ाया जाता है इस चीज का। तो उपहास, ये तो भाजपा के बहुत सारे लोग बाग हैं जिनकी लड़कियां मुसलमानों के हैं, और बहुत सारे लोग बाग ऐसे हैं जिनकी मुसलमानों की लड़की उनके हैं। इसका क्या था? ये तो पता नहीं किस दृष्टिकोण से कैसे कर रहे होंगे इस चीज को। कब रुकी ये चीज? जब इस्लाम नहीं था उससे पहले क्या दूसरी जातियों की लड़की दूसरी जातियों में नहीं गई? अच्छा, निजी हित के लिए भाई, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता रहा। ये तो पता नहीं क्या रहा होगा राजपूत। और देखिए अकबर के टाइम जो था, अकबर के टाइम में कभी अकबर महाराणा प्रताप से कब लड़ा? कब हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई?
और इसे हिंदू मुसलमान तो रंग खाम खा दिया जाओ। वो आदमी जो बोल रहा है वहां से पार्लियामेंट में खड़ा होगा, क्या उस आदमी को ये अधिकार था बोलने का? अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगे, हर बार बोल लोगे माफी मांग लोगे, हर बार बोल लोगे माफी, ऐसे शब्द बोलने क्यों जाते हैं जिसमें माफी मांगी जा? नहीं, उसने तो ये कहा है कि मैं इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, अगले जन्म का मुझे पता नहीं है कि, लेकिन मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा। यही तो इस देश में हो रहा, इस देश में यही तो हो रहा भाई। ये पहले धर्म को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, उसके बाद में इन्होंने जातियां लड़ाई, फिर इन्होंने ऊंच नीच करके लड़ाया, अब इन्होंने महापुरुष करके लड़ाई। मैं ये कहना चाह रहा कि मिहिर भोज प्रकरण में दो जातियों ने, जब ये केवल उनका ये कहना था कि वो मेरा गुज्जर कहते कि मिहिर भोज हमारा है, राजपूत कहते हमारा दोनों है, सम्मान करती थी, दोनों सम्मान करती थी, उन्होंने मिहिर भोज को कभी गाली नहीं दी। और उसका कारण ये हुआ कि भाजपा को मेरा ख्याल के 30-40 सीटों का लोकसभा में नुकसान यूपी में हुआ। अच्छा, भाजपा को ही क्यों नुकसान हुआ उस चीज का? बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी के नेताओं ने उस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, केथड़ में, हरियाणा में निभाई, यहाँ निभाई, सब जगह निभाई, तो उन्हें उसका हार का अच्छा, राजपूत को टारगेट करा। अब सुनिए आप, अब सुनिए, जो काम ये समाजवादी पार्टी का नेता कर रहा ना, इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। जो आदमी उधर जाना चाह रहे होंगे वो सारे उधर से हटेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, इसमें पता लग जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, वो इस तरह की चीजों। अखिलेश यादव ने पढ़ लिया होगा इतिहास, वो कहीं दिखा दे, प्रकाशित करें बाबरनामा के अलावा। और बाबर ये क्या कह रहा है? बाबर तो ये कह रहा है कि दो बड़े बहादुर राजा जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, राणा सांगा और कृष्णदेव राय दक्षिण में, दो राजाओं का जिक्र कर रहा है। और उसने, चलो उसके किसी आदमी ने लिख दिया बाबरनामा में, भाई उसने बुलाया तो कहीं और तो पुष्टि करो ना उसके। बाबरनामा उसकी लिखवाई हुई किताब है, उसके दरबार में रहने वाले लोगों की किताब है, लिखेगा, बिल्कुल लिखेगा। जब आदमी खुद के बारे में लिखेगा तो वो अपने हिसाब से लिखेगा। बहुत लोग बाग लिखवाते हैं। ये तो इंदिरा गांधी ने एक बार टाइम कैप्सूल, एक बार अपनी पूरी हिस्ट्री लिख के टाइम कैप्सूल बना के लाल किले के तले दबवाए थे, कुतुब मीनार के तले दबवाए थे, बहुत सारी जगह दबवाए थे। लोग बाग अपना इतिहास लिखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिख दिया पंडित नेहरू ने? समाज को क्या फायदा होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने क्या लिख दिया बताएं आप कह रहे थे ना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बड़ा प्रश्न। मैंने सीरियल देखा था, उसके अंदर उन्होंने दिखाया है इस तरह से। राणा सांगा ने बुलाया, राणा सांगा जी ने कहा है कि मैंने उसको न्योता भेजा था। क्या राणा सांगा ने कहा? राणा सांगा की ऑडियो है कहीं? 33वें नेहरू जी के पास है ऑडियो। ऑडियो नहीं है, वो तो एक रूपांतरण है। अरे बकवास करें। राणा सांगा इतना कमजोर आदमी था, जिस आदमी ने मशक बांध के उसकी वो ला के छोड़ देता भाई चित्तौड़ में उन्हें, वो बुरा लगा बाबर को। बाबर क्या धंधा था? नहीं, बड़ा सामने उसके भाई दुश्मन है, उसके खिलाफ एक और भाई उसके बाबर का पोता अकबर रहा, और अकबर पूरे भारत का राजा रहा। बिल्कुल, बाबर तो पूरे भारत का राजा उन दिनों था भी नहीं, और उसके सामने राणा सांगा का पोता महाराणा प्रताप कभी नहीं दबा, और उसके नाक में दम करके रखा। जब राणा प्रताप इतना बड़ा बहादुर हो सकता है तो उसके बाबा की क्या ताकत रही होगी? वो उस गुलामी करता, उसकी काहे को गुलामी करेगा उसकी? ये हिस्ट्री को भाई, विवाद का अंत कैसे होगा? विवाद का अंत, ये देश बलिदान मांग रहा, मतलब झगड़े होंगे, झगड़ों की तरफ इस देश को ले जाया जा रहा। किसी चीज को बार बार जब आप यही कहते रहोगे, महापुरुषों का अपमान करते रहोगे, जो सहन, भाई अगर आपके बाबा को या आपके पड़बाबा को गाली देकर कहा जाएगा तो आपके जीवन को धिक्कार है। किस काम के लिए पैदा हुए आप? महापुरुषों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। क्या पार्लियामेंट में खड़े होके और कोई मुद्दे नहीं रहे? मुद्दे तो बेरोजगारी के भी हो सके, मुद्दे तो ये भी हो सके अंतरिक्ष के, वो सुनीता विलियम्स जाके पूरे ब्रह्मांड को खंगाली आई, सारी आकाश गंगाओं को देखी आई, सब कुछ करी आई 9 महीने में। या बेरोजगारी का भी मुद्दा हो सके, या मुद्दा किसान की एमएसपी का भी हो सके, या महंगाई का भी हो सके, या भ्रष्टाचारी का भी हो सके, या दुनिया भर के मुद्दे हैं, या सड़कों के, बिजली के, ये मुद्दे नहीं है क्या? यहाँ की गरीबी का, इस देश में हर साल करोड़ों की संख्या में आप गरीब बढ़ाते जा रहे हैं, अनाज के सारे लोगों को जिवा रहे हैं, कितने आत्मनिर्भर लोग कर दिए, कहां चली गई नौकरियां? तो सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर के, अरे अरे भाई साहब, ये चोर मुशेर भाई, इनमें कोई बढ़िया नहीं है, कोई दूध का धुआं नहीं है, जो लगा सब यही करेंगे। हमने तो कांग्रेस भी देख ली, सपा भी देख ली, बसपा भी देख ली, भाजपा भी देख ली, यहाँ सब एक हैं। जब ये अपनी पेंशन बढ़ाते हैं ना, अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, अभी बता रहे हैं कि 24% के करीब इन्होंने अपने बढ़ा दिया, तब तो ये सब ठेली बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। जब किसान की एमएसपी की बात हो तब इनमें से कोई नहीं बोलता, तब इन्हें सब देशद्रोही लगते हैं। जब लड़कों के रोजगार का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, इन्हें तो नाटक करना, नौटंकी करनी, ये देश कहीं और जाने लग रहा।
लोकतंत्र लायक देश था ही नहीं, जो चाहे वो बोल लें। अच्छा, आप नहीं मानते लोकतंत्र? अरे तो भाई जिन लोगों ने बलिदान दिया था, शहादती थी, उन्होंने सोच के दिया था कि रामजीलाल कैसे लोग बाकी इस किस्म की बेहुदी बात करेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेताजी मानना था। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये इस किस्म के लोग बागों ने बलिदान लाला लाजपत राय ने इस वजह से दिया था क्या? नहीं, नेताजी का कहना था कि देश को अगर एकदम से लोकतंत्र आ जाएगा देश के अंदर तो देश के लिए खतरनाक होगा। पर वो चाहते थे कुछ समय तक यहाँ हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप रहे। अब यहाँ तो केवल यही तुष्टीकरण की नीति रहेगी, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो भाई, हिंदू और मुसलमान कैसे किया जा, कैसे भड़काया जा। कभी औरंगजेब को सामने लाकर खड़ा कर दे, औरंगजेब से क्या लेना देना, कभी बाबर को लाकर खड़ा कर दे, कभी राणा सांगा को लाकर खड़ा कर दे, कभी मीर भोज को लाकर खड़ा कर दे। इनसे मतलब क्या रह गया? अब जो कुछ हो गया भाई, जो था अतीत व्यतीत हो गया, अतीत व्यतीत हो गया। वर्तमान देखिए ना क्या हो रहा, वर्तमान की चिंता नहीं किसी को भी, इसको व्यर्थ कर रहे हैं। बस समझ में से बाहर है मामला, क्या हो रहा क्या। एक उनकी भारतेंदु जी की एक कविता है जी, क्या था हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या थे क्या हो गए और क्या होने लग रहे। इस पे समस्या, ये इतनी बड़ी समस्या है कि इस पे विचार करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस विचार का कोई किसी के पास समय ही नहीं है। अगर वो रामजीलाल ये नहीं बोलेगा तो मुसलमान कैसे संगठित होंगे? उन्हें मुसलमान चाहिए, इन्हें हिंदू चाहिए, आपस में भिड़ा रहे, महापुरुषों को गाली दे रहे भाई, जिनके बड़ों को इस प्रकार से गद्दार कह के संबोधित किया जाता हो पार्लियामेंट में, जो भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां कानून बनते हो, वहां इस तरह की वहां इस प्रकार की भाषा कही जा, हस्तिनापुर की तरह सारे लोग बाग चुपचाप बैठ गए हो, तो धिक्कार है ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लोकतंत्र पे। भारतेंदु जी ने कहा था कि भारतीय रेल के डब्बे के समान होते हैं, इनको जहां इंजन ले जाता है पीछे चल पड़ते हैं। तो यही बात साबित हो रही है आज के दौर में। नहीं, मैं तो इसके अलावा और भी कहूं, अकलमंद आदमी की खुराक मूर्ख लोग हो। अकलमंद आदमी जो वहां से बैठे पार्लियामेंटों में, विधानसभाओं में, मूर्ख लोगों का इस्तेमाल करें। हम लोग बाग उनकी बात पे ठेली बजा रहे, हम आपस में लड़ रहे। तो और उस आदमी ने जो ये शब्द कहे ना, वो राज्यसभा के मेंबर ने, अशिक्षित आदमी है, मैं नहीं मानता कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। अगर इस प्रकार का आदमी ऐसी भाषा बोल रहा है ना, तो उसकी विद्वता का पता लगे। वो सभी को एक तरफ से कह रहा है कि गद्दार है। अशोभनीय शब्द है, अशोभनीय शब्द है। किसी भी समाज के जो महापुरुष हुए हैं, बड़े हुए हैं, किसी भी समाज के रहे हो, उनका अपमान करना, उनके बारे में इस तरह की। अरे भाई, भाजपा अपना काम कर रही, भाजपा चलो हिंदुत्व की राजनीति कर रही, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही, वो मुसलमान की राजनीति कर रही, लेकिन इसमें महापुरुषों को गाली देने का मतलब क्या रहा? अब देशवासियों को गाली दे रहे, फिर काहे का लोकतंत्र रहा? अफसोस की बात है। किस चीज का लोकतंत्र रहा? ये हमारे साथ थे ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी। उग्र हो गए, और उग्र होना बनता है, इनका जायज है। इनके महापुरुषों को, इनके क्या, वो सब समाज के, पूरे देश के महापुरुष थे, उनके बारे में अगर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की जाएगी तो वो वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। देखते हैं लोकनायक समाचार। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय, और जो प्रधान जी ने बताया आज, इतनी अच्छी बातें बताई, उग्र हो गए लेकिन सच्चाई कही। सच थोड़ा सा कड़वा होता है आंवले की तरह से। तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।